साथियों, आज 6 अप्रैल है और आज ही के दिन 91 ईयर्स पहले, 91 साल पहले गांधी जी ने समंदर के किनारे दांडी में मुट्ठी भर नमक, चुटकी भर नमक उठाया और नमक कानून तोड़ा था। उस वक्त हालत ये थी कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का राज था और उन्होंने नमक बनाने पर रोक लगा रखी थी कि कोई अपने तरीके से नहीं बना सकता। नमक तो कुदरती पानी से में आता है और जब ज्वार भाटे आते हैं तो समंदर के किनारे जो खेत हैं उनमें भर जाता है और जब ज्वार भाटा चला जाता है तो वो पानी जो खेतों में भर जाता है, खारा पानी तो भाप बन के उड़ जाता है, नमक रुक जाता है। इसलिए ये कुदरत की मनुष्य के लिए फ्री में गिफ्ट है, लेकिन सरकार ने उसको प्रोसेस करने के नाम पर बड़ी टैक्स लगा रखे थे और गांधी जी ने कहा कि हम ये मानते हैं कि ये टैक्स गलत है और सरकार इनको वापस ले। लेकिन ये उस कंटेक्स्ट में हुआ था कि उसके कुछ महीने पहले रावी नदी के किनारे पे जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो नेहरू जी ने मांग की थी कि हम पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हैं और गांधी जी को यह हक दिया था कि आप कोई स्ट्रेटजी तैयार करें कि आंदोलन कैसे खड़ा किया जाए। कई दिनों की सोचने के बाद गांधी जी ने नमक सत्याग्रह करने का फैसला किया। तो वो 12 मार्च 1930 को निकले थे साबरमती आश्रम अहमदाबाद से 78 लोगों के साथ और पैदल चलते चलते दांडी पहुँचे थे 22-24 दिन में। तो 5 अप्रैल की शाम को पहुँचे, 6 तारीख को सुबह उन्होंने नमक कानून तोड़ा। जिस वक्त नमक कानून तोड़ा उसी वक्त हिंदुस्तान में 5000 सभाओं में 50 लाख लोगों ने नमक कानून तोड़ा था। बहुत बड़ी भीड़, हर समंदर के किनारे, कैलकाटा में, आसाम में, तमिलनाडु में यानी मद्रास में वगैरह वगैरह, और जहाँ खारा पानी नहीं, जहाँ समंदर नहीं था वहाँ पर खारे पानी के जो कुएँ थे उनमें, जैसे इलाहाबाद था तो इलाहाबाद में नेहरू जी थे तो उन्होंने वहाँ नमक कानून उसमें तोड़ा और पुलिस ने बहुत ज़्यादती बरती थी। तो उसमें क्या हुआ कि जो 50 लाख लोग थे उनमें बड़ी तादाद किसानों और मजदूरों की थी। तो प्राइमरीली किसानों मजदूरों का आंदोलन था और चूंकि उस वक़्त का जो ज़मींदार तबका था, महाजन तबका था, व्यापारी तबका था, अफसर तबका था, ये अंग्रेजों के साथ था। और उसके कुछ साल पहले से ही हिंदुस्तान में सांप्रदायिक दंगों का चलन चालू करा दिया गया था। तो धार्मिक घृणा, आज़ादी आंदोलन को कुंठित करने के लिए धार्मिक घृणा का एक बीज बो दिया गया था। तो गांधी के सामने दोहरी चुनौती थी कि बाहरी साम्राज्यवाद से लड़ना है और देसी नफरत भड़काने वाली ताकतों से लड़ना है। ये नफरत भड़काने वाली ताकतों को मदद दे रही थी भारतीय ये ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इस तरीके से गांधी जी ने हिंदुस्तान के किसानों मजदूरों को जब इकट्ठा किया, खड़ा किया नमक सत्याग्रह के मुद्दे पे, तो दरअसल वो आज़ादी की मुहिम को आगे बढ़ाया। कारण क्या था कि गांव में एक आदमी टोपी भी लगा ले खादी की तो सरकार मानती थी, पुलिस मानती थी कि ये तो अंग्रेजों का विद्रोही है, अंग्रेजों के खिलाफ है। लिहाजा खादी की टोपी आज़ादी का प्रतीक बन गई। गांव में ज़मींदार का की हुकूमत थी, अगर गांव के ज़मींदार की ने बेगार का प्रतिकार किया, बेगार माने मुफ्त में काम नहीं किया उसके लिए, तो ये माना जाता था कि आपने अंग्रेजी राज का विरोध किया। इस तरीके से गांधी जी ने गांव-गांव में आज़ादी की लड़ाई को पहुंचाया। मेरे पिताजी उस वक्त 14 साल के थे, लेकिन वो जब इस नमक सत्याग्रह में शरीक हुए तो उनकी पिटाई हुई, नाबालिग होने की वजह से छोड़ दिए गए। उनके उस्ताद थे अहमद पहलवान, वो जेल गए, वो 18 साल से बड़े थे और यूपी के बहुत बड़े पहलवान, नंबर 1 पहलवान माने जाते थे। तो आज़ादी की लड़ाई में हमारे हिंदुस्तान के किसानों मजदूरों की मुख्य भागीदारी रही। अब मैं इस बात को आपके सामने रखता हूँ। आज हमारे देश का माहौल क्या है? आज हमारे देश में कहने को तो हमारी देशी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री, मंत्री और तमाम सांसद अपने मुल्क के ही हैं, सही हमारी तरह ही, आपकी तरह है। लेकिन हमारे देश में इस वक्त बड़े पैमाने पर जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं, जितनी भी दूसरी संस्थाएं हैं, उन पर खासतौर से मीडिया पर कब्जा हो गया है इस वक्त बहुत ही रईस वर्ग का, जिसको कॉरपोरेट सेक्टर कहते हैं। और इनकी जहनियत वैसी ही है जो ज़मींदारों की थी कि हर चीज़ पे अपने कब्जा करके रखो, एक अधिकार बना के रखो और आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी पैदा करके भाव बढ़ाओ और लूटो। तो वो जब सरकार ने पिछले साल लॉकडाउन के पीरियड में कानून वैसे ही बना दिए, लॉकडाउन हम झेल चुके हैं कि अगर बेइंतहा
छूट दी जाएगी व्यापारियों को जमाखोरी की, तो 1943 में जो अकाल पड़ा था इसी वजह से पड़ा था, जब चावल की पैदावार तो 10% कम हुई थी, लेकिन भाव 10 गुने बढ़ा दिए थे व्यापारियों ने 6 महीने में आर्टिफिशियल स्केर्सिटी दिखा के। तो जमाखोरी को हम भुगत चुके हैं। तो इससे पिछले साल सरकार ने जब ये जमाखोरी की छूट दी व्यापारियों को और दूसरे और रास्ते उनको मुनाफे के बताए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह के, तो किसान खड़े हो गए। तो ये पंजाब का जो किसान ने शुरुआत की अक्टूबर के महीने से और 26 नवंबर से दिल्ली आए हुए हैं, इन किसानों की वही सिमिलर वैसी ही सूरत है जो 1930 में थी, उतने ही नॉन वायलेंट, उतने ही दिल की जो बात है जुबान पे कहने वाले, मेहनत पे बसर करने वाले। तो ये तो हमारे देश के जो गुरुओं की, संतों की, ऋषियों की, पीरों की परंपरा है, उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से गांधी जी ने सच्चाई को केंद्र में रखा, आज़ादी आंदोलन की अहिंसा को केंद्र में रखा, उसी तरीके से किसान आंदोलन केंद्र में रखे हुए हैं। नासिक में मार्च निकाला लोगों ने, नासिक से बम्बई गए, दसियों हजार बल्कि हो सकते लाखों की तादाद में किसान, टोटली नॉन वायलेंट। दिल्ली में 26 जनवरी को जो जुलूस निकाला, जो मार्च निकाला किसानों ने, दिल्ली में तो 5 लाख लोग दाखिल हुए, लेकिन 20 किलोमीटर दूर हाईवेज पर ट्रैक्टरों की लाइन लगी रही, किसी ने रत्ती भर हिंसा नहीं की। कहने का मेरा मकसद ये है कि ये आंदोलन, किसानों का मौजूदा आंदोलन, 2 तरीके से आज़ादी आंदोलन की याद दिलाने वाला है। पहली बात ये कि ये अहिंसक है, सत्य और अहिंसा सत्याग्रह के असूलों पर पक्का खरा उतरता है, और दूसरा इसकी भी नीयत हिंदुस्तान से ये साम्राज्यवादी जो रुझान सरकार का पैदा हो रहा है उसको बदलकर सरकार को जनमुखी बनाने का है, लोकतांत्रिक बनाने का है। आप कोई भी फैसला किसी तबके के बारे में लो तो उस तबके से पूछ के लो, उसके हितों को ख्याल करके, उनसे सलाह मशवरा करके लो। किसान हमारे मुल्क का 50% आबादी के हिसाब से, वर्कफोर्स की में पार्टिसिपेशन के हिसाब से है। भले ही उसकी आमदनी जो आंकी जाती है वो सिर्फ 14% आंकी जाती है, जो बहुत ही खतरनाक है। हमें उसको, असली मुद्दा तो यही है कि किसान के लिए राष्ट्रीय आय के बराबर आय होने में अभी करीब 8.5 गुना का फर्क है। राष्ट्रीय हिंदुस्तान की जो प्रति व्यक्ति आय है और किसान की प्रति व्यक्ति आय है वो 8.5 गुना कम है किसान की आय। तो किसान तो लुट रहा है, मेहनत करता है, लेकिन कमज़ोर हैसियत में है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, इलाज नहीं करा सकता, शादी ब्याह की परेशानियां उसको होती हैं, हवादार मकान में रह नहीं सकता। लिहाजा सरकार को इस बारे में गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। इसमें कोई ईगो का मसला नहीं है कि साहब मैंने एक बार कानून बनवा दिया तो बन गया। अरे भाई, कानून अकेले मोदी जी ने थोड़ी बनाया, उनके पीछे तमाम ताकतें थी जिनकी वजह से वो कानून बना। मोदी जी तो मोहरा हैं, तो मोदी जी को और हमारे सांसदों को, हमारे मंत्रियों को, हमारी सब पार्टी के लोगों को, व्यापारियों को भी समझना चाहिए कि आखिर आप टिके तो हो किसानों के ऊपर ही। कच्चा माल किसान पैदा करता है, खदानों में, जंगलों में जो दूसरे कच्चे माल हैं, लोहा, कोयला वगैरह, वो भी मजदूर ही पैदा करता है। तो सारी की सारी अर्थव्यवस्था मजदूरों, किसानों पे टिकी है। देश की रूह तो वो है। और आध्यात्मिक रूप से आप देखो, कल्चरली देखो, तो हिंदुस्तान की जो सच्चाई की और दर्दमंदी की संस्कृति है वो तो वही जीता है। लिहाजा इस बारे में गौर करने की ज़रूरत है कि ये जो कानून आए हैं वो उसी शिद्दत से किसान और देशवासी उनकी मुखालफत करें जिस तरीके से 1931 में नमक सत्याग्रह के दौरान किया था। उस वक़्त 1 लाख लोग जेल गए थे और उनमें 17,000 लड़कियां थी, औरतें थी। आज हमारे आंदोलन में मैंने देखा है कई जगह जाके औरतें भी शरीक हो रही हैं और लगभग 325 लोग शहीद हो चुके हैं, मर गए हैं ठंड की वजह से, गर्मी की वजह से, और कई लोग अपनी आत्महत्या करके भी मर गए हैं। आत्महत्या माने कि हमारे बस की नहीं है ये सरकार की निर्लज्जता देखना, लिहाजा हम अपनी जान गंवा रहे हैं जानबूझकर। उसको आप आत्महत्या कहो तो कह लो, चाहो तो शहादत भी कह सकते हो, असली माने में तो शहादत है वो। लेकिन सरकार को इस बारे में जागरूक होने की ज़रूरत है। एक बात और मुझे कहनी है कि हिंदुस्तान की बड़ी बीमारी पिछले कई सालों से फूट है और हिंसा है। हिंसा 3 प्रकार की होती है हमारे देश में। एक हिंसा तो होती है सांप्रदायिक, जो सबसे बड़ी हिंसा है इस वक्त। पिछले 30 बरस से हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े दंगे हुए, घृणा पैदा की गई, लिंचिंग की गई, तमाम मुद्दों पर
बहुत बड़े बड़े जुल्म किए गए, लड़कियों के ऊपर जुल्म की इंतहा बरसाई गई, जीप काटी गई, जिंदा जलाया गया। ये सब हमारे मुल्क में तो एक तो हिंसा है धार्मिक और जातीय घृणा के आधार पर होने वाली हिंसा। दूसरी हिंसा है हमारे देश में आतंकी हिंसा। आतंकी हिंसा कुछ पॉकेट्स में होती है, जैसे छत्तीसगढ़ में होती है, कभी कश्मीर में भी घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं, कभी मणिपुर में। तो सरहदी जो इलाके हैं उनमें यही हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं और उनको रोकने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो उस हिंसा को बढ़ावा देती है। अगर आप ये मान के चलेंगे कि कहीं आतंकी हिंसा हो गई, उसको दबाने के लिए आपने 2 आतंकियों को पकड़ा और अगर 20 बेकसूर लोग पकड़े गए और मारे गए तो फिर वो आतंकी हिंसा, 2 आतंकी तो मर जाएंगे आपके, लेकिन जो 20 बेकसूर लोग पकड़े गए मारे गए उनकी वजह से नए लोग हथियार उठा लेते हैं, नए बच्चे हथियार उठा लेते हैं, ये सूरत पैदा होती है। छत्तीसगढ़ में एक सरकार ने समस्या खड़ा किया था सलवा जुदूम वाला, ये साहब ये सरकारी आतंकी है, इनके लिए पूरी छूट है। तो इस तरीके की चीज़ों से समाज दबता है, बेकसूर लोगों पर जुल्म होता है। लिहाजा हिंसा दबाने के नाम पर, आतंक दबाने के नाम पर बेकसूरों को पे आँच ना आ जाए, इसका मुकम्मल ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो ये आतंकी हिंसा और सरकारी बलों द्वारा की जाने वाली हिंसा, उसमें सरकारी बल भी आखिर सरकार के हुक्म के गुलाम है वो तो सरकार जैसा हुक्म करेगी वैसा उनको करना है। तो सरकार की नीति का खोट है ये कि आप मामूली आतंकी घटनाओं के आधार पर, या बड़ी भी कभी कभी हो जाती हैं, उनको कुचलने के नाम पर जब आप उससे 10 गुने 20 गुने बेकसूर लोगों को निशाना बना लेते हैं, शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेते हैं और 10-10 साल उनका मुकदमा नहीं चला के जेल में रखते हैं, उससे हिंसा और भड़कती है। लिहाजा सरकार का हक है, वो फर्ज है कि वो देश के हर नागरिक को बराबर का शहरी समझे, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, हैसियत के आधार पर, लड़के लड़की के फर्क के आधार पर कोई भेद न करे। अपनी पार्टी का है तो देशभक्त भले ही 100 कत्ल करके आ जाए, दूसरी पार्टी का है, दूसरी विचारधारा का है, बेकसूर है, सच्ची बात बोलता है तो देशद्रोही। इस प्रकार की दुर्भावना से सरकार को सावधान रहने की ज़रूरत है और सरकार, यही हमारी आज की असली चुनौती है। हमें सरकार का चरित्र बदलना है और मुझे उम्मीद है कि ये किसान आंदोलन उस दिशा में देश को ले जा रहा है। और 1930 को हम याद रखें जब गांधी जी ने उस आंदोलन के ज़रिए आज़ादी की मुहिम को बहुत आगे बढ़ाया था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को, आज की मुबारकबाद।